सुप्रभातं। तृतीयो पाठः। अस्माकं चिन्तने राष्ट्रस्य अवधारणा अति प्राचीन विद्यते। हमारे चिंतन में राष्ट्र की अवधारणा अति प्राचीन है। वेदेषु अपि आराष्ट्रे राज्यं वयं राष्ट्रे जाग्र्याम् अहं राष्ट्रियसङ्घमणिवसूनाम् इत्यादिषु बहुषु मन्त्रेषु राष्ट्रशब्दस्य प्रयोगेन एतत् स्पष्टम् अस्ति। वेदेषु अपि आराष्ट्रे राज्यं यजुर्वेद। यजुर्वेद में कहा है राष्ट्र में क्षत्रिय, आराष्ट्रे राज्यं। क्या कहा है यजुर्वेद में? राष्ट्र में क्षत्रिय। वयं राष्ट्रे जागरम्, हम राष्ट्र में जागृत रहें। अहम राष्ट्रीय संघमणिवसूनाम्, मैं वाग्देवी जगदीश्वरी और धन प्रदान्ती हूँ, ये ऋग्वेद में कहा है। इत्यादि बहुत से मंत्रों में राष्ट्र शब्द के प्रयोग से स्पष्ट होता है। अस्मदीय राष्ट्र संबंधिनी अवधारणा अर्वाचीन। हमारी राष्ट्र संबंधी अवधारणा पश्चिम से आई। पश्चिम आगता इति ये मन्यते तु वस्तुतः भ्रांता सन्ति। ऐसा जो मानते हैं वे तो वास्तव में भ्रांत हैं। अस्माकम् इदं भारतवर्ष एकं पुरातनं सनातनं च राष्ट्रं वर्तते। हमारा यह भारतवर्ष बहुत दिन से पुराना और सनातन राष्ट्र है। किंतु अत्र ऋषिभिः मुनिभिः कविभिः तत्त्वचिन्तकैश्च केवलं भौतिकं भौगोलिकं राजनैतिकं च घटक एव राष्ट्रम् इति नैव मतम्। किंतु यहाँ ऋषियों, मुनियों, कवियों और तत्वज्ञों द्वारा केवल भौतिक, भौगोलिक और राजनीतिक घटक को ही राष्ट्र नहीं माना। राष्ट्र इति यद् उच्यते तत्र एकं चैतन्यं सांस्कृतिकं घटं मतम्। राष्ट्र जो कहलाता है वहाँ वह एक चेतन सांस्कृतिक घटक माना गया है। वयम् इदं राष्ट्रदेवं मन्यामः, हम इसे राष्ट्रदेव मानते हैं। एतद्वै भारत अस्माकं दृष्टौ न कश्चित् मृत्तिपण्डो व भूखण्डो वा विद्यते। यह भारत हमारी दृष्टि में कोई मिट्टी का पिंड अथवा भूखंड नहीं है, अपितु मातृभूमि अस्ति, बल्कि मातृभूमि है। यथा जैसे किलोक्तम अर्थवेदे, जैसे कि अर्थवेद में कहा है माता भूमिः पुत्रो अहम। माता भूमि है, हम पृथ्व्या, मैं पृथ्वी का पुत्र हूँ। ऋग्वेदे अपि कथम अस्थित, ऋग्वेद में भी कहा है पृथ्वी माता धर्मो पिता। पृथ्वी मेरी माता है और द्युलोक पिता है। मातृभूमिः पितृभूमिः पुण्यभूमिः धर्मभूमिः कर्मभूमिः देवभूमिः च इत्येव विविधैः रूपैरूपता अस्ति। भुवन मनमोहिनी इयम् अस्माकं भारत माता। मातृ, पितृ, पुण्य, धर्म, कर्म और देवभूमि इस प्रकार विविध रूपों वाली है। संसार के मन को मोहने वाली यह हमारी भारत माता है। राष्ट्र संबंधी, राष्ट्रीयता संबंधी, राष्ट्रीय गौरव संबंधी, राष्ट्रभक्ति संबंधी च केचन श्लोका अस्मिन् पाठे संकलिता सन्ति। राष्ट्र संबंधी, राष्ट्रीयता संबंधी, राष्ट्रीय गौरव संबंधी और राष्ट्रीय भक्ति संबंधी कुछ श्लोक इस पाठ में संकलित हैं। पाठ है स्वराष्ट्र गौरवम्, हमारे राष्ट्र का गौरव।
विष्णु पुराण से यह पद्यांश जो श्लोक है लिया गया है। कहा गया है उत्तरम यत समुद्र से हिमाद्रि च एव दक्षिणम वर्षम तद भारतम नाम भारती यत्र संतति है। सबसे पहले तो परीक्षा में इसमें से प्रश्न पूछा जाएगा। 5 नंबर का प्रश्न आएगा कि अधोलिखित पद्यांश से सप्रसंग हिंदी अनुवाद लिखत, यानी निम्नलिखित पद्यांश में से सप्रसंग हिंदी अनुवाद लिखिए। यानी ये जो पद्यांश को ही श्लोक कहते हैं, श्लोक ही पद्यांश है। तो इस पद्यांश में से जैसे ये श्लोक पूछ लिया गया है तो आपको इसमें से श्लोक लिखना है, श्लोक के प्रसंग लिखना है, प्रसंग लिखने के पश्चात आपको शब्दार्थ लिखना है, शब्दार्थ के बाद आपको हिंदी अनुवाद लिखना है। जैसे कि देखते हैं हम सबसे पहले इसका अन्वय कैसे शुरू होता है। यत् समुद्रस्य उत्तरम हिमाद्रे च एव दक्षिणम यत्र भारती नाम संततिः तद भारतवर्षम। ये तो था अन्वय के बाद हमें लिखना है शब्दार्थ उत्तरम का अर्थ होता है उत्तर में। यत समुद्रस्य जो समुद्र के, दक्षिण दिशा में, हिमाद्रे हिमालय के, भारती भारत की, संततिः संतान है। क्या कहा है कि जो भूखंड अर्थात जो समुद्र के उत्तर में और हिमालय के दक्षिण की ओर है, जहाँ भारतीय संतान रहती है, वही भारत नाम का देश है। ये हिंदी अनुवाद हुआ है। आप प्रसंग कैसे लिखेंगे ये भी देखिए कि श्लोक अयम अस्माकं स्पंदना इति पाठ्यपुस्तकस्य, हमारी किताब का नाम है स्पंदना। तो स्पंदना इति पाठ्यपुस्तकस्य स्वराष्ट्रीय गौरवम् इति पाठात् उद्धृतः। मूलतो अयं श्लोकः विष्णु महापुराणात् संकलितः। अस्मिन् श्लोके कविः भारतस्य भौतिकं परिचयं प्रस्तौति। अर्थात यह श्लोक हमारी स्पंदना पाठ्यपुस्तक के स्वराष्ट्रीय गौरवम पाठ से उद्धृत है। मूलतः यह श्लोक विष्णु पुराण से संकलित है। इस श्लोक में कवि भारत की भौतिक स्थिति का परिचय प्रस्तुत करते हैं और बताते हैं कि इतना लिखने के पश्चात आप हिंदी अनुवाद लिखेंगे कि यह देश हिंद महासागर के उत्तर दिशा में स्थित है और यह देश हिमालय पर्वत से दक्षिण दिशा में स्थित है। जो भारतीय प्रजा रहती है वह एक भारत नाम का राष्ट्र है। अर्थात भारत देश की सीमा हिमालय से हिंदू सागर तक फैली हुई है। अब इसके बाद एक प्रश्न तो ये बना है जो कितने नंबर का आ रहा है, 5 नंबर का। कितने नंबर का आएगा, 5 नंबर का आएगा कि निम्नलिखित पद्यांश के सप्रसंग हिंदी अनुवाद लिखिए। अब एक प्रश्न आता है संस्कृत व्याख्या का कि अधोलिखित पद्यांश से संस्कृत व्याख्या लिखत, यानी अधोलिखित पद्यांश की संस्कृत व्याख्या लिखिए। तो संस्कृत व्याख्या लिखने के लिए सबसे पहले हमको प्रसंग लिखना है। प्रसंग वही जो भी बताया है कि श्लोके अयम अस्माकं स्पंदना इति पाठ्य पुस्तकस्य स्वराष्ट्रीय गौरवम। आपको सप्रसंग व्याख्या लिखनी है तो उसके लिए प्रसंग जो था वो है कि श्लोक अयम अस्माकं स्पंदना इति पाठ्य पुस्तकस्य स्वराष्ट्र गौरवम इति पाठात् उद्धृत। मूलतो अयं श्लोकः विष्णुपुराणात् संकलित।
अस्मिन् श्लोके कविः भारतस्य भौतिकं परिचयं प्रस्तौति। इसको लिखने के पश्चात हमें संस्कृत व्याख्या लिखनी है। क्या लिखेंगे? यह देश इंदु महासागरस्य उत्तरस्यां दिशि स्थितः, यत् च प्रदेशः हिमवतः पर्वतात् दक्षिणस्यां दिशि स्थितः। यद् भारतीयः प्रजाः वसति तद् एक भारतं नाम राष्ट्रम् अस्ति। अर्थात भारत देशस्य सीमा हिमालयात् इंदुसागर पर्यन्तम् अस्ति। इसका अर्थ होता है कि यह देश हिंद महासागर के उत्तर दिशा में स्थित है और यह देश हिमालय पर्वत से दक्षिण दिशा में स्थित है। जो भारतीय प्रजा रहती है वह एक भारत नाम का राष्ट्र है। भारत देश की सीमा हिमालय से इंदु सागर तक फैली हुई है। इसके पश्चात व्याख्या हो जाएगी। उसके पश्चात हमें व्याकरणात्मक टिप्पणी लिखनी है, यानी कुछ बिंदु लिखने हैं। जैसे कि हिमाद्र, हिमाद्रे आया है तो यहाँ पे ये हो जाएगा षष्ठी तत्पुरुष समास। तो क्या बनेगा? हिमस्य अद्रेह। विग्रह क्या बनेगा? हिमस्य अद्रेह। फिर है तद भारतम। तद भारतम हल संधि यानी कि व्यंजन संधि का रूप बना है। विच्छेद बनेगा तत् धन भारतम। संततिः कित प्रत्यय का प्रयोग है। सम धन तन धन कित प्रत्यय। इतना आपको करना है। 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, एक हिंदी अनुवाद के लिए 5 नंबर का प्रश्न और एक संस्कृत अनुवाद लिखने के लिए 5 नंबर का प्रश्न। यानी कि एक ही पाठ, पूरे 14 पाठ में से एक ही पाठ में से आपको 10 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। अब आगे दूसरा श्लोक। हिमालयात् समारभ्य यावत् इंदु सरोवरम तम देव निर्मित देशम हिंदुस्तानम प्रचक्षते। इंदु सरोवर, इंदु सरोवर हिंद महासागर यावत तक, देव निर्मितम देवता द्वारा बनाया गया, प्रचक्षते कहलाता है। क्या कहलाता है? कि हिमालय पर्वत से लेकर हिंद महासागर तक जो देश स्थित हैं, देवताओं द्वारा रचे गए, उस देश को हिंदुस्तान कहते हैं। यहाँ पर इस श्लोक में कवि हिंदुस्तान की भौगोलिक स्थिति प्रदर्शित करते हैं और कह रहे हैं कि हिमालय पर्वत से लेकर हिंद महासागर तक जो देश स्थित है वह देश हिंदुस्तान के नाम से जाना जाता है। देवताओं द्वारा रचित हिमालय से हिंद महासागर का भूखंड हिंदुस्तान के नाम से प्रसिद्ध है। अब इसमें व्याकरणात्मक टिप्पणी यही लिख लेगी समारंभ्य। तो यहाँ पर ल्यप प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। यहाँ पे जो सम है वो उपसर्ग बना है, सम उपसर्ग है। आंग जो दिया है ये धातु हो गई है। रभ दी है वो भी धातु है और उसके बाद ल्यप प्रत्यय का प्रयोग किया गया है, अर्थात समारंभ में ल्यप प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। फिर है सरोवरम। सरोवरम विसर्ग संधि का प्रयोग किया गया है। सरह धन वरम, यहाँ पे जो रो दिया हुआ है, र में ओ की मात्रा है, इसमें विसर्ग बना है। फिर आता है देव निर्मितम। तृतीया तत्पुरुष समास है। देवः निर्मितम, देवता निर्मितम। और फिर निर्मितम है तो इसमें कितने प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। अगला गायन्ति देवाः किल गीतकानि धन्यस्तु ते भारत भूमि भागे, स्वर्ग अपवर्गा स्पद मार्ग भूते भवन्ति भूयः पुरुषा सुरत्वात्। किल का अर्थ होता है निश्चित, ये अव्यय शब्द है। गीतकानि गीत,
स्वर्गापवर्गाः द मार्गभूते, स्वर्ग और मोक्ष के स्थान का मार्ग स्वरूप। भूयः फिर से, गायन्ति गुणगान करते हैं, धन्यास्तु वे लोग धन्यवाद के पात्र हैं, वे लोग धन्यवाद के पात्र हैं। कहा गया है कि निःसंदेह देवता गीत गाते हैं, धन्य तो वे मनुष्य हैं जो स्वर्ग और मोक्ष स्थल के मार्ग स्वरूप भारत भूमि के भाग में देवता के कारण बार बार होते हैं। यहाँ पर कवि भारत भूमि के महत्व का वर्णन करते हैं और बताते हैं कि निश्चित ही देवगण गीत गाते हैं, अर्थात भारत का गुणगान करते हैं, किंतु श्रेष्ठ धन्य सौभाग्यशाली तो वे लोग हैं जो स्वर्ग और मोक्ष के मार्ग स्वरूप स्थल भारत देश में बार बार अपने पुण्यों के कारण जन्म ग्रहण करते हैं। भारत स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने वाला है, यह सौभाग्यशाली लोग ही जन्म प्राप्त करते हैं। आगे, संप्राप्यं भारते जन्म सत्कर्मेषु परांगमुखः पीयूष कलशं हित्वा वीक्षभाण्ड उपाश्रितः। संप्राप्य पाकर, सत्कर्मसु अच्छे कर्मों के विषय में, पारंगमुख प्रतिकूल होकर, पीयूष कलशम अमृत से भरे घट को, हित्वा त्याग कर, विषभाण्ड जहर के पात्र को, उपाश्रितम स्वीकार कर लिया गया है। यहाँ पे कवि भारत में जन्म लेने को सौभाग्य मानता है तथा कहता है कि भारत में जन्म जन्म पाकर भी जो मनुष्य अच्छे कर्मों से विमुक्त रहते हैं, वे तो मानो अमृत घट को त्याग कर विष के पान को ही स्वीकार करते हैं। अर्थात जिन मनुष्यों ने अच्छे कर्मों को पाकर के इस भारत देश में जन्म प्राप्त कर लिया है, उनके प्रतिकूल होकर कार्य कर लिया है, वे तो मानो अमृत के घड़े को त्याग कर जहर के घड़े को स्वीकार कर रहे हैं, अर्थात अमूल्य अवसर को त्यागते हैं। एतदेषं प्रसूतस्य सकाशाद् ग्रज जन्म स्वस्वचरित्र शिक्षरेण पृथिव्या सर्वमानवाः। इस देश में जन्मे हुए महापुरुषों के पास से पृथ्वी के सभी मानव अपने अपने चरित्र की शिक्षा ग्रहण करते हैं। यहाँ पर कवि नीतिकार भारत की मनीषा का वर्णन करते हुए बता रहे हैं, एत देश इस देश में, प्रसूतस्य जन्मे हुए का, स्वस्वचरित्र अपने अपने चरित्र का, गुण व्यवहार आदि का अपने अपने व्यवहार का, अग्र जन्म श्रेष्ठ लोगों का, सकात पास से, शिक्षरेण सिख प्राप्त की है, पृथ्व्या धरती पर। कवि कह रहा है कि इस देश में जन्मे विद्वान तथा श्रेष्ठ जनों के संपर्क से संसार के सभी मानव अपने गुण व्यवहार आदि की शिक्षा प्राप्त करते हैं। लोग भारतवर्ष के विद्वानों या श्रेष्ठ जनों से ही अपने गुण व्यवहार आदि की शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। यहाँ पर एत देश प्रसूतस्य शब्द आया है, इसमें सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। सप्तमी विभक्ति तत्पुरुष लगा है, विग्रह बनेगा एतस्मिन् देशे प्रसूतस्य। उसके बाद अगला श्लोक, अपि स्वर्णमयी लंका न मे लक्ष्मण रोचते, जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीयसी। यहाँ पर कवि जननी और जन्मभूमि की महत्ता को दर्शाते हुए बता रहा है कि हे लक्ष्मण, सोने से बनी हुई
बनी हुई भी यह लंका मुझे रुचिकर नहीं लगती, क्योंकि माता और जन्मभूमि स्वर्ग से भी गुरुतर है, अर्थात बड़ी मानी गई है। अपि यानी भी ये अव्यय शब्द हैं। स्वर्णमयी सोने से बनी हुई लंका, रोचते अच्छी लगती है। स्वर्गादपि स्वर्ग से भी, गरियसी गरियसी बड़ी, गरियसी का अर्थ होता है बड़ी, स्त्रीलिंग का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पे बताया गया है कि श्री राम लंका की रमणीयता को देखकर अपने अनुज लक्ष्मण से कहते हैं कि हे लक्ष्मण यह लंका सोने से बनी हुई होते हुए भी मुझे आकर्षित नहीं कर रही है, क्योंकि यह संसार में जन्मे अर्थात जन्मदात्री माता तथा जन्मभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर मानी गई है। ये दोनों यहाँ जन्मे लोगों का पालन पोषण और रक्षा करती हैं तथा प्रगति पथ पर ले जाती है, अतः ये दोनों सम्मानीय है। यहाँ पे बिंदु है स्वर्णमयी। स्वर्णमयी में डीप प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। कौन सा प्रत्यय है? डीप। स्वर्ग धन डीप प्रत्यय। गरियसी, गरियसी के अंदर भी डीप प्रत्यय का प्रयोग है। गुरु धन ईय धन सुन धन डीप प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। अगला, राष्ट्र दृष्टि नमस्य नमोः राष्ट्र मंगल कारिणी यया विना न पश्यन्ति राष्ट्र स्वनिकट स्थितम्। क्या कहा गया है कि कवि ने बताया कि राष्ट्र दृष्टि का महत्व प्रतिपादित कर रहा है कि हमारा जो राष्ट्र है वो कल्याणकारी करने वाला है, कल्याणकारी करने वाला है। जैसे कि बताया गया है कि राष्ट्रीय कल्याण करने वाला राष्ट्रीय दृष्टि सोच को हम नमस्कार करते हैं, जिनके बिना समीप में स्थित राष्ट्र को लोग नहीं देख सकते हैं। यहाँ पर राष्ट्र का कल्याण करने वाली राष्ट्रीय दृष्टि या राष्ट्रीय भावना को मैं प्रणाम करता हूँ, जिसके कारण व्यक्ति अपने पास स्थित राष्ट्र को भी नहीं देख सकता। राष्ट्र तो देशभक्ति भाव के कारण समीप आता दिखाई दे रहा है। समान संस्कृति यवती पितृ पुण्यभू तावती भुवन भावृत राष्ट्र एकम निगद्यते। समान संस्कृति वाले, समान संस्कृति यानी समान संस्कृति वाले, पितृ पुण्य भूह पैतृक पवित्र धरती, यावती जितनी, तावती उतनी, भुवम धरती को, आवृत ढककर, निगद्यते कहलाती है। यानी कहा है कि समान संस्कृति वाले लोगों की जहाँ तक पितामह याना दादी या दादा, पितामह आदि की पावन भूमि है, उस सबको ढककर अर्थात उसका समग्र रूप राष्ट्र कहलाता है। क्योंकि यहाँ पर समान संस्कृति लोगों की जहाँ तक पावन पितृभूमि है, तब तक भूमि का वह स्थान एक राष्ट्र कहलाएगा। एक ही विचारधारा के लोग जिस भूमि भाग पर निवास करते हैं वह एक राष्ट्र हो जाता है। यहाँ पर कवि ने राष्ट्र पद की परिभाषा को उखेरा है और परिभाषा को बताया है। पितृभूत्वं पुण्यभूत्वं द्वयं यस् न विद्यते तस्य स्वत्वं तत्र राष्ट्रे भवितुं न कल्लाहर्ति। पितृभूत्वं पिता की भूमि का भाव, मातृभूत्वं माता की भूमि का भाव, पुण्यभूत्वं पुण्य भूमि का भाव, न किलाहर्ति वास्तव में योग्य नहीं है। कवि कहते हैं कि जिस व्यक्ति की न पितृभूमि अर्थात पिता की भूमि का भाव होती है यानी पितृभूमि होती है, और जिसकी मातृभूमि का भाव नहीं होता है अर्थात जिस व्यक्ति की न पितृभूमि न मातृभूमि न पुण्य भूमि होती है, उसका स्वामित्व होना भी योग्य नहीं है, अर्थात उसका स्वामित्व भी संभव नहीं हो पाता है। इस श्लोक में कवि ने
मातृ पितृ भूमि के भाव न होने का स्वामित्व बताया है और कहा है कि पिता की भूमि का भाव और माता की भूमि का भाव पावन होता है। जिस व्यक्ति के हृदय में न हो उसका राष्ट्र में अपमान या स्वामित्व नहीं होता। राष्ट्र में तो अधिकार उसी का है जिसके हृदय में राष्ट्र के प्रति मातृ पितृ विद्यमान है। वही देशभक्त राष्ट्रीय मनुष्य राष्ट्र के स्वामित्व को प्राप्त कर लेता है। राष्ट्रीय उत्थान पतने राष्ट्रीय अवलंबी ही भारत भवतः सर्वदा तस्मात् सनिध राष्ट्रीयतः। राष्ट्र निवासियों का सहारा लेकर ही राष्ट्र की उन्नति या अवनति होती है। इसलिए राष्ट्रीयता को सदा शिक्षित किया जाना चाहिए। विद्या शस्त्रम च द्वे विद्ये प्रतिपतये शस्त्रेण रक्षिते राष्ट्रीय शास्त्र चर्चा प्रवर्तते। यहाँ पर कवि ने राष्ट्र की उन्नति अवनति का कारण शिक्षा को प्रतिपादित किया है और बताया है कि राष्ट्रीय की शस्त्र विद्या और शास्त्र विद्या ज्ञान प्राप्ति के लिए ये दो विद्याएं बताई गई हैं। शस्त्र यानी हथियार के द्वारा सुरक्षित होने पर शास्त्र चर्चा होना प्रवृत्त होता है। सुरक्षित राष्ट्र में ही शास्त्रों का विमर्श करना संभव है, क्योंकि ज्ञान प्राप्ति के लिए दो प्रकार की विद्याएं होती है। एक तो शस्त्र विद्या होती है और दूसरी शास्त्र विद्या होती है। शस्त्र विद्या मानव देश की रक्षा करने में समर्थ होती है और राष्ट्र की अस्मिता शस्त्र से ही सुरक्षित है। जो राष्ट्र शस्त्र बल से शत्रु के भय से सुरक्षित है वहाँ ही शास्त्र विद्या पढ़ी और पढ़ाई जा सकती है। उस शस्त्र बल से सुरक्षित राष्ट्र में ही शास्त्रों विद्या और विज्ञान आदि का विमर्श होता है, वही शास्त्र चर्चा होती है। अतः राष्ट्र की रक्षा के लिए शस्त्र विद्या का अति महत्व होता है। अब यहाँ पर रक्षिते दिया गया है। रक्षिते यह सप्तमी तत्पुरुष का रूप है जिसका विग्रह बनेगा रक्षित राष्ट्रे। रक्षित राष्ट्रे। फिर है अगला शास्त्र चर्चा। शास्त्र चर्चा में षष्ठी तत्पुरुष समास का प्रयोग किया गया है। विग्रह है शास्त्राणाम चर्चा। अब यहाँ पे आपके निबंधात्मक प्रश्न देखिएगा, वेरी इम्पोर्टेंट है निबंधात्मक प्रश्न। निबंधात्मक प्रश्न में एक प्रश्न 2 नंबर का पूछा जाता है कि भारतवर्षीय भारतवर्ष भौगोलिक स्थिति में पठित श्लोक आधारेण वर्णितु कि भारतवर्ष की भौगोलिक स्थिति को पढ़े गए श्लोक के आधार पर वर्णन करना है। तो क्या लिखेंगे इसका उत्तर कि भारतवर्ष नाम राष्ट्रीय समुद्र उत्तरस्याम हिमालय च दक्षिण दिशायाम दिशि स्थित हिमालयात इंदु सरोवरम पर्यंतम हिंदुस्तानम नाम राष्ट्रम अस्ति। यानी भारतवर्ष नाम का एक राष्ट्र समुद्र के उत्तर में और हिमालय के दक्षिण में स्थित है। हिमालय से हिंद महासागर तक हिंदुस्तान नाम का राष्ट्र स्थित माना गया है। तो आपका जो ये टॉपिक था ये समाप्त हुआ। धन्यवाद।